आज हम आपको शिक्षा जगत की एक ऐसी शख्सियत के विचारों से परिचय कराने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में भारतीय भूतपूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, वायुसेना के तत्कालिक डीजी वीके सक्सेना सहित मेजर, जनरल, कर्नल, कमांडर रैंक के विभिन्न अधिकारियों ने शोध कार्य कर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। मध्य प्रदेश में ये शासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ का नेतृत्व कर रहे हैं, शिक्षक वर्ग के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थियों के हितों के मुद्दों को मजबूती के साथ शासन के सामने रखते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के सैन्य विज्ञान विभाग के एचओडी प्रोफेसर कैलाश त्यागी की। प्रोफेसर त्यागी के बारे में एक अहम बात यह भी है कि प्राध्यापक संघ के माध्यम से ये जिन मुद्दों को लेकर न्यायालय में पहुंचे हैं उनमें सरकार को हार का ही सामना करना पड़ा है। प्रोफेसर त्यागी के बारे में जो भूमिका बनाकर हमने आपके सामने पेश की है, असलियत में उनका व्यक्तित्व इससे कई गुना अधिक है। प्रोफेसर त्यागी अब मध्य प्रदेश के स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक के शिक्षकों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों का संयुक्त मोर्चा तैयार कर मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक महासंघ का गठन किया है। इस महासंघ को स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में एजुकेशन रिपोर्टर्स ने उनसे मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उनका स्पष्ट कहना है कि अब शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। आइए उनसे की गई चर्चा पर एक नज़र डालते हैं। सर, जैसा कि हम मानते हैं कि हमारे जो शिक्षक होते हैं वो अपने आप में एक संगठन होते हैं, एक संस्था होते हैं, तो ये संयुक्त मोर्चा शिक्षकों का बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल ठीक है। शिक्षक का नाम हमेशा इतिहास में रहा है, लेकिन आपने इतिहास में एक चीज़ और देखी होगी, चाहे चाणक्य रहे हों या आपके द्रोणाचार्य रहे हों, उनको कई बार अपमानित भी होना पड़ा है। तो जो अभी वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में तो शिक्षक की और दुखदायी स्थिति है जी। वो किस कारण से है, आप भी बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ हैं जी। इसको हमें बनाने के लिए इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है कि अभी जब भी मेरे से शिक्षक लोगों ने बैठ की, स्कूल के टीचर, तकनीकी शिक्षा के टीचर और आपके मेडिकल कॉलेज के टीचर और यूजीसी वाले, वेतनमान वाले टीचर, सबकी एक ही समस्या है कि उनका कोई भी प्रमोशन नहीं है जीवन में। और जब भी प्रमोशन होता है ना, सरकार कोई ना कोई बाधा खड़ी करती है, ये अपमानित करने के रहता है। दूसरा, उनकी कहीं कोई सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। इस समय सबसे ज़्यादा केस अगर हाई कोर्ट में लंबित हैं तो वो टीचर्स के। तो सर, जैसा आप कह रहे हैं कि टीचर्स की सुनवाई की कोई जगह नहीं है, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि टीचर्स की सुनवाई के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए? बहुत आवश्यक है। ये महासंघ बनाने के पीछे सबसे बड़ा मेरा मकसद जो है, एक तो टीचर के सम्मान की रक्षा करना, दूसरा टीचर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना शासन की तरफ से जिससे उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। अभी वर्तमान में जब हमारी विभाग में सुनवाई नहीं होती तो हमको सीधा रास्ता है हाई कोर्ट का। अच्छा। हाई कोर्ट में शिक्षकों के सबसे ज़्यादा केस लंबित हैं। हाई कोर्ट में हम अपना पैसा देके, बच्चों के पेट काट के जो पैसा हम वकीलों को देते हैं, जीत के आते हैं। आज तक सरकार, जहाँ तक मेरे को मालूम है, यूजीसी के जितने भी टीचर्स हैं, सरकार एक भी केस में नहीं जीती कभी भी। लेकिन सरकार का चूंकि पैसा नहीं लगना, सरकार क्या करती है, अपील में चली जाती है, डबल बेंच में, डबल बेंच से जीत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो टीचर कहाँ तक लड़ेगा, उसकी कमर टूट जाती है और वो सरेंडर हो जाता है गवर्नमेंट के सामने। अच्छा। तो निष्पक्ष रूप से सरकार चाहती है कि टीचरों का कल्याण हो, तो उसे हमें सहयोग करना चाहिए। एक एकेडमिक टर्मिनल गवर्नमेंट बना दे भोपाल में, जहां पे उनकी टीचरों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें हमें आईएएस नहीं चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी उसमें नहीं चाहिए, उसमें कोई रिटायर्ड जज हो या सर्विंग जज हो, उसको इसका जिम्मेदार देखे तो ये बहुत सारा पैसा बचेगा। साथ ही इसमें वो पैसा अकेला नहीं बचेगा, जो हमारे अधिकारी ओआईसी बन के जाते हैं, अधिकारी वहाँ क्लास फर्स्ट क्लास में सफ़र करके जाते हैं, टीएडीए क्लेम करते हैं, वहाँ होटलों में रुकते हैं, तो ये पैसा गवर्नमेंट का बचेगा। अनावश्यक गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट में खर्च करने तैयार है, लेकिन हमको देने के लिए उससे तकलीफ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा उसका ड्रॉबैक्स है। इसलिए मैं चाहता हूँ एक एकेडमिक टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए।
चलो, इसके अलावा सर किन समस्याओं को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, और अगर भविष्य में समस्याएं का निवारण नहीं होता है तो क्या फिर से प्रदर्शन या फिर इस तरह के आंदोलन होने की उम्मीद है? देखिए, आंदोलन के रास्ते सभी के लिए खुले हैं हमेशा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से टीचर को सड़क पे उतरना पड़े ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारा ही दुर्भाग्य नहीं, ये पूरी देश की जनता का दुर्भाग्य है कि टीचर को सड़क पे उतरना। ये सबसे किसी भी काल में आप देख लीजिए, महाभारत काल, रामायण काल, किसी भी उसमें शिक्षक को विषम परिस्थितियों में अगर सरकार के विरोध में बोलना पड़ता है तो ये सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन हम यही कर सकते हैं कि अपनी बात सरकार को रख रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा, अभी कम से कम 20 साल से बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं, वेतन विसंगतियों के प्रकरण चल रहे हैं, प्रमोशन के प्रकरण चल रहे हैं, तो कोई निपटारा होने वाला है। क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट बता देना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, हमारे लिए पॉलिटिकल सिस्टम इतना हर्डल नहीं पैदा करता, ब्यूरोक्रेसी हमारे अगेंस्ट है। उनको ऐसा लगता है कि टीचर की जिम्मेदारियां कम हैं और हमारी सैलरी उनके समतुल्य है उच्च शिक्षा विभाग वालों की, तो इससे उनको बड़ा तकलीफ है। इसलिए वो हमेशा जितने भी वेतनमान आते हैं वो हमको उलझाते रहते हैं हमेशा। आपने अभी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के पहले ही कहा था कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हम एरियर दे चुके हैं 7वें वेतनमान का, अब कोई बाकी नहीं बचा। ये सही है कि दे दिया उनने, लेकिन यूजीसी टीचर्स को आज तक नहीं दिया। इससे पहले भी हमेशा 10 साल बाद ही भुगतान किया है, उस पैसे का मूल्य 0 हो जाता है। अच्छा सर, जैसे ये संयुक्त मोर्चा में एक ही विभाग के जो टीचर्स हैं वो अलग अलग गुटों में हैं, तो इस प्रकार शिक्षक की जो एकजुटता है वो हम कैसे दर्शा पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है। जहाँ भी जितने क्वालिफाइड लोग रहेंगे, जितने समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ मतभेद उतने ही ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। ट्रेड यूनियन जो रहती हैं वो बड़ी आसानी से चलती है, क्योंकि वो केवल अपने लीडर को देखते हैं। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ लोगों के अपने विचार हैं, वो अपने विचार रखते हैं। उनके विचार अगर वो से मान लीजिए लीडर सहमत नहीं है तो वो उनको थोड़ा लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो इस तरह के मतभेद रहते हैं। लेकिन अभी आप जैसा देख रहे हैं, हम काली पट्टी काला मास्क लगा के आंदोलन कर रहे हैं। 100% टीचर सब जो चीज़ समझते हैं कि हाँ ये चीज़ है, लोगों को समझ में आ रही है, सब लोग उसमें शामिल है। सर, काली पट्टी उसी का काली पट्टी उसी का प्रतीक है। मास्क मैंने उतार दिया आपकी इंटरव्यू की वजह से, तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी समझाएंगे, उनको भी प्रयास करेंगे, अगर ऐसा कहीं है तो उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करें। सर, क्या आप ऐसा मानते हैं कि सरकार यदि शिक्षकों से सिर्फ अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाए तो उनको बेहतर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई काम दिया गया है, कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसको बेहतर तभी कर सकता है जब उसके लिए वो पूरी तरह कंसंट्रेट हो। अभी गवर्नमेंट ने कहने के लिए, हम शिक्षा विभाग के लोग रहते हैं, सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मेडिकल शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, लेकिन हमारे बहुत सारे मालिक, नगर निगम कमिश्नर भी ड्यूटी लगा देता है, कलेक्ट्रेट का बाबू भी ड्यूटी लगा देता है, जनगणना, मुर्गा मुर्गी गिनना है, कोई बीमारी हो गई तो अभी कोविड चल रहा था, आपने देखा होगा, टीचर घर घर जाके उनको नहीं बीमारी होगी, ये सरकार जानती है कि वो बुलेट प्रूफ हैं। तो ये जो दुर्दशा टीचर की कर रखी है, भाई आप टीचर से, आपने स्कूली शिक्षा में देखा होगा, जब रिजल्ट बिगड़ता है टीचर को पनिशमेंट देते हैं। कभी उससे पूछा कि तुम भाई रिजल्ट क्यों बिगड़ा? जब उसने, आपने पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया उसे, आप साल भर दीगर काम कराते रहे, तो उसे रिजल्ट की उम्मीद कहाँ से रखती है? आप तो ऐसे समझते हैं कि जैसे घर में एक लेबर रख लिया, खाना ही बना दे, झाड़ू भी लगा दे, गाड़ी भी धो दे। तो ये जो सिस्टम में ये जो बात दिमाग में घुस गई है हमारे ब्यूरोक्रेसी के, वो बात उनको निकालनी पड़ेगी अगर व्यवस्था चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें सोचना चाहिए कि जो काम जिसे दिया है वो काम वो करेगा। ब्यूरोक्रेसी की ड्यूटी क्यों नहीं लगती इस काम के लिए, जनगणना इनके काम के लिए? आप टीचर को टीचर ही रहने दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। कोई सी भी शिक्षा हो, प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा, सब में परिणाम अगर अच्छे देखना है तो टीचर को कहिए कि आप सिर्फ पढ़ाएं। और इतिहास में भी ये जो चीज़ मैं उदाहरण दे रहा था, आपने देखा होगा जितने भी टीचर रहे हैं वो हमेशा उनका काम ये रहता अपने विद्यार्थी को फोकस करना, उनके लिए प्लान तैयार करना, ये चीज़ रहती। तो आजकल ऐसा नहीं है, उसको पढ़ाने की, पढ़ाना तो उसकी प्रायोरिटी में
छोड़ा ही नहीं हमने। गवर्नमेंट दीगर काम कराती है, और जब देखा कि टीचर फुर्सत में कहने पढ़ाइए, तो ये जो है इससे दूसरा है, इसी के खिलाफ हमने ये संघ का निर्माण करना चाहा। जी सर, अच्छा, ये जो उच्च शिक्षा में जो हमारे अतिथि विद्वान हैं और स्कूली शिक्षा में देखा जाए तो अतिथि जो टीचर्स हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके प्रति जो सरकार का रुख है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं जो मैं समझ पा रहा हूं गवर्नमेंट की। ये मैंने 20 साल की नौकरी के बाद आके देखा है कि मेरी उस शिक्षा में कितने तरह के टीचर हैं, मैं ही आपको नहीं गिनवा पाऊंगा। सरकार क्या फोकस करती है, क्या सोचती है कि हम कैसे कैसे नाम रख दें टीचर्स के, जिससे जिम्मेदारी हमारे ऊपर कम आए। जहां तक पढ़ाई की बात है, क्योंकि पढ़ाई से जोड़ना चाह रहे हैं आप उसको, तो आजकल टीचर के हाथ में ना तो सिलेबस बनाने का काम है, ना ही बच्चे को किस तरह हम अप्रोच करें, फोकस करेंगे जैसे बच्चा की समझ में आए। ये चीज हमारे हाथ से बाहर है। आजकल सिलेबस कैसा बनना है, एक ग्रेजुएट अधिकारी आता है, वो डायरेक्ट करता है कि नहीं ये जोड़िए, ये हटाइए, ये ठीक नहीं है। या मंत्री बन जाता है कोई व्यक्ति, उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, वो बताता है कि नहीं ऐसा पढ़िए आप। तो फिर हमारी क्वालिफिकेशन की जरूरत क्या है? केवल आपने एक फंड लेने के लिए यूजीसी जोड़ दिया है या एआईसीटी जोड़ दिया है। आपको मकसद है पैसा लेना, आपको इससे मतलब नहीं है कि क्वालिटी कैसी आ रही है या क्वालिटी में गिरावट आ रही है तो क्यों आ रही है। कोई भी चीज कारण जो होता है उसके कारण ढूंढना चाहिए। अच्छे ब्यूरोक्रेसी, अच्छी सरकार की, अच्छे नेता की पहचान है कि वो किसी भी परेशानी या कोई टारगेट नहीं पूरा हो रहा तो उसके कारण में जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो संयुक्त मोर्चा बना, इसमें एक चीज देखी गई, इसमें प्राइवेट शिक्षक नहीं है, तो वो ऐसा क्यों है और क्या भविष्य में वो जुड़ सकते हैं इसमें? देखिए, हमेशा सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं जी। अभी प्राइवेट शिक्षक नहीं है, बात बिल्कुल सही है जी। हम भी ये प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इस प्रयास में कितने सफल होते हैं, आप सबकी मदद रहेगी तो कुछ हो सकता है, कुछ सक्सेस मिले हमको। अगर सफलता मिलती है, वो टीचर के हित में परिणाम आते हैं, तो प्राइवेट टीचर क्या, हम तो कोई भी टीचर होगा किसी भी तरह का, उसकी मदद के लिए तैयार होंगे। वो टीचर ही क्यों, हम तो विद्यार्थी की मदद करना चाहते हैं। अभी जो सिस्टम में आप टीचर अकेला परेशान नहीं है, आप पूरे कॉलेजों में घूम लीजिए, स्कूलों में विद्यार्थी परेशान घूम रहा है। बिल्कुल। तो हम उसको भी जोड़ेंगे, उसकी परेशानी को भी समझेंगे। अभी ये प्रयास है। अच्छा, ये प्रयास करके देख रहे हैं, देखिए कितनी सफलता मिलती है हम। सर, ये जो चल रहा है हमारा धरना या प्रदर्शन जो चल रहा है, इसमें अगर वेतन आगे बढ़ जाता है शिक्षकों का, तो फिर ये क्या धरना समाप्त हो जाएगा? देखिए, हमारा वेतन के लिए धरना नहीं चल रहा है, पहले ये चीज स्पष्ट कर दूं। पर सर, वो भी एक मांग है आपकी, वेतन भी एक मांग है। नहीं, एरियर्स वेतन जो मिला है 7वां वेतनमान, उसके एरियर्स की मांग है। अच्छा जी। उसका एरियर्स हमें भुगतान नहीं किया जी। और अभी तक जो सरकारें, मैं 3-4 वेतनमान देख चुका हूं, वो 10-10 साल बाद भुगतान करती है। अब इसमें आप मान के चलिए, अभी जैसे उस शिक्षा का 350 करोड़ रुपया सरकार के पास है, उसका मोटे तौर पर साधारण ब्याज लगभग 25 करोड़ रुपए साल का होता है। 10 साल में कितना पैसा सरकार के पास जा रहा है? जब हमें 10 साल बाद देंगे, सरकार को तो अठन्नी नहीं देना, वो ब्याज का पैसा हमें थमा देंगे। बिल्कुल। तो अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो सरकार दे नहीं रही, हमसे छुड़ा रही है उल्टा पैसा। जी। ये हमारा दर्द है। जी। लेकिन हम कहीं भी अपना दर्द बयां करते हैं तो उनको, जो आम आदमी उसकी समझ में आता है जब समझाते हैं, लेकिन सरकार की समझ में तो आना चाहिए। उनको तो लगता है नहीं हम बहुत दे रहे हैं टीचरों को। मेरा ये कहना है, जितनी तरह के भी शिक्षक हैं, शिक्षक के आय का अगर जरिया है तो एक उसका इंक्रीमेंट रहता है साल भर में, और डीए रहता है गवर्नमेंट का। जी। इसके अलावा टीचर्स के पास कहीं से 50 पैसे भी नहीं मिलते। अगर ये अधिकारियों से तुलना करें, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, उन लोगों के पास जितनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं से आधी सुविधाएं हमको दे दें और हमारी तनख्वाह आधी कर दें, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। सरकार को थोड़ा ये भी कंपैरिजन करनी चाहिए। हम लोगों के लिए देने, गवर्नमेंट के पास जब भी वित्त विभाग के अधिकारी बोल देते पैसा नहीं है,
अभी अगर हमारे सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट को मकान बनाना हो या उसका मरम्मत करना हो या कोई निर्माण करना हो तो सारा पैसा भरपूर है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैसेंजर पे हमको चोट करना है जी। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और यही हमारा उद्देश्य रहेगा। इसी तरह से वो हमको अपमानित करते रहते हैं, अन्य काम सब चल रहे हैं, सिर्फ हमारे तनख्वाह के पैसे के अलावा। सर, जैसा आपने अभी गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र किया, हमारे भारतवर्ष में पुराने काल से ही जो टीचर्स हैं उनको ईश्वर तुल्य माना गया है, पर आज के जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो जो टीचर्स हैं उनकी वो वैल्यू नहीं रह गई है समाज में। इसके प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो धारणा बन गई है आजकल। देखो, जो सामाजिक नजरिया में जो परिवर्तन आया है, आज का युग ऐसा है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाती है, जनता उसे सही मान लेती है। और सबसे अच्छा माध्यम इसके लिए हमारा मीडिया है। रात दिन 24 घंटे टीवी पे दिखाते हैं, तो हमको भी लगता है कि ये बात सही ही होगी। तो जो प्रचार प्रसार का तरीका है सिस्टम में, वो ये है कि टीचर कुछ नहीं करते, इनको बहुत सैलरी मिल रही है। बार बार आंकड़े बताए जाते हैं कि इनको 1 लाख, इनको 2 लाख ये सैलरी मिल रही है। कभी आपने सुना कि किसी सेक्रेटरी या पीएस या मुख्य सचिव की सैलरी बताई जाती कितनी? मैं आपको नाम नहीं लूंगा, एक उदाहरण बताता हूं। एक आंदोलन चल रहा था यही वेतनमान को लेकर, पिछड़े वेतनमान। तो हमारे एक प्रमुख सचिव हुआ करते थे, वो बहुत बुरी तरह उस पर अड़े थे, हमारे अगेंस्ट थे। तो हमें कहीं से उनकी एक स्लिप मिल गई सैलरी की। तो उस समय जो लोगों को सैलरी मिलती थी, 70,000 करीब सैलरी मिलती थी उन लोगों की भी जो थी। तो स्लिप में लिखा था उनकी कि 60,000 जीपीएफ में जा रहा है। आप बताइए कौन से सिस्टम में जीपीएफ में इतना पैसा कटाया, वो किसने काट दिया? ये तो अपराध है, उसका एक नियम है काटने का। 13% ज्यादा नहीं कट सकता, क्योंकि उसमें ब्याज बहुत मिलता है। ये सैलरी स्लिप छपी तो आप विश्वास कीजिए कि उनका शाम को मेरे घर पे फोन आया, कहने लगे आप मेरे से मिलिए, मेरे को आपसे बात करना है। तो जब मैं मिला तो उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत किया और बोले कि भाई ये क्या खबर है, कहाँ से आ गई स्लिप की? मैंने क्या खबर है, आपकी स्लिप थी तो पूछा लोगों ने, हमने बता दिया कि साहब का तो जरूरत है, 10,000 में घर चल रहा है। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि ऐसे बहुत उदाहरण हैं इस तरह के। उनको कहीं ना कहीं ये चीज लगा कि हमने गलत व्यवहार किया टीचर से। कहना मैं यही चाहता हूं, टीचर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने द्रोणाचार्य और चाणक्य थे। आज भी टीचर जिस दिन सोच लेगा तो बहुत समस्याएं खड़ी कर देगा। ये बता दूं, बहुत सारी चीजें मैं बोलना नहीं चाहता। मेरा तो सबसे टीचर बड़ा विनम्र होके मैं भी प्रार्थना ही करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा, प्रार्थना ही कर रहा हूं कि टीचरों की समस्याओं पर सरकार गौर करे। नहीं तो एक दिन इस समाज में, आज भी जैसे आपने प्रश्न किया कि शिक्षा की जो गिरावट आती जा रही है, उसके लिए दोषी 100% मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं हैं, हम भी कहीं परसेंट हैं, लेकिन उसमें 90% दोषी जो व्यवस्था है, सिस्टम है पूरा का पूरा। सर, आपने शिक्षा की गिरावट की बात की, इससे मुझे ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा है उसकी बात याद आती है। तो उसमें शिक्षक भी जैसे होते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है, तो वो ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में उनका ट्रांसफ़र ना हो। ऐसे तो ग्रामीण शिक्षा तो बहुत प्रभावित होगी। सर, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपने मेरे मन की बात पूछ ली है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपको जानकारी हो कि मेहमान आने वाला है, तो अपने घर को थोड़ा जैसे व्यवस्थित करते हैं जैसा है उससे। लेकिन मैं कभी करीब 20 साल से सरकारों को देख रहा हूं कि सरकार ऐसे जैसे क्रिकेट खेल रही हो, जहां भी जाते हैं हमारी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, उन्होंने कहा स्कूल कॉलेज खोल दो। हर जगह जहां स्कूल नहीं है वहां भी कॉलेज है। स्कूल नहीं है लेकिन कॉलेज है। कॉलेज खोलना उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं। अगर आप कॉलेज खोलना चाहते हैं तो आपको पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप गिरावट तो उसमें जा ही रही है। साथ में आपका जो प्रश्न है, मैं अगर जाऊं किसी जगह या कोई टीचर जाता है, बैठने की जगह नहीं, कुर्सी टेबल नहीं है, रहने को जगह नहीं है टीचर के लिए, तो वो तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहेगा, डरेगा। इतना अच्छा आकर्षक वातावरण क्यों नहीं बनाते कि हर टीचर के कि मेरे को वहां भेज दो आप, वो प्रयास करे जाने के लिए। अभी नए टीचर भर्ती है, वो भी नहीं जाना चाहते ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह 100% व्यवस्था जिम्मेदार है।
उन्होंने कॉलेजों के लिए, स्कूलों के लिए जो व्यवस्था, स्कूल तो फिर भी बेहतर पोजीशन में बताऊं, छोटे जगह में, कॉलेजों की बहुत दुर्गति। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं वहां 20 साल तक उसी स्कूल के 4 कमरों में कॉलेज लगता था, और स्कूल तो बहुत बड़ा था, स्कूल ज़्यादा अच्छा चलता था। सर, बात करें मध्य प्रदेश की शिक्षा की, तो जो स्कूल स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर से तक जो शिक्षा दी जा रही है, उसकी गुणवत्ता से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ उसकी गुणवत्ता से, क्योंकि संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जी अगर संतुष्ट होते तो ये अव्यवस्था ही क्यों फैलती। जी बात ये तो अभी तक आपने जो बहुत सारी चीज़ें पूछी, ये हमारे हक की बातें थी, लेकिन विद्यार्थियों की जो सिस्टम, जो शिक्षा दी जा रही है अभी, या शिक्षा में जो कमियां हैं, वो अपनी जगह बरकरार हैं। इस सिस्टम में, चूंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, पढ़ाई के लिए कोई समय सीमा केवल कैलेंडर पे है। जी शिक्षकों के लिए ये काम जो अलॉट किया गया है वो काम नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे बीएड का काम चल रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ हमारे साइंस कॉलेज में बीएड का क्या काम, लेकिन सरकार लेती है 10-12 टीचर लगा देती है महीनों के लिए, वेरिफिकेशन चल रहा है, ये चल रहा है, क्यों? इस तरह के जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका बीएड से कोई मतलब नहीं है, तो बीएड चलता रहता है। ऐसे ही गवर्नमेंट अपनी काम ढूंढ के, बहुत सारे मेरे को भी जानकारी में नहीं, ऐसे भी काम है जो टीचर को जोत दिया जाता है उसमें कि ये काम करिए। जी गिरावट तो आएगी। आज मेरा काम हो कि मेरे को केवल क्लास पढ़ाना है, जी यही एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये कुछ नहीं करते, केवल क्लास पढ़ाई हो, चलिए। अरे वो एक क्लास पढ़ाने के लिए तैयारी कितनी करना पड़ता है, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। शिक्षकों को यही मेन काम होता है। यही मेन काम है। जी मैं उनसे पूछता हूं कि अभी आज किसी अधिकारी से या मंत्री से 4 प्रश्न पूछ लीजिए, वो एकदम दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपने ऐसे प्रश्न पूछ लीजिए जो उनको जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन हमसे तो हर तरह के प्रश्न पूछते हैं बच्चे। जी हम बच्चे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं ना, हमें तो तत्काल जवाब देना है, बिल्कुल। तो अपने आप को उतना तैयार करके रखना पड़ता है टीचर को। जी टीचर अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन व्यवस्था इस तरह की, अब कोविड हो गया 2 साल से, आप देख रहे हैं बिल्कुल। डायरेक्ट कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, तो ये बच्चों का भारी नुकसान हुआ है जी। इसमें, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, इसमें नुकसान हुआ बच्चों को। जी सर, ये जो ऑनलाइन जो क्लासेस चली थी, ऑफलाइन की जगह जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इस पर आपकी क्या राय है? इससे गुणवत्ता पे कुछ असर पड़ा है या फिर ठीक है? देखिए, ऑनलाइन क्लास जो है केवल एक फॉर्मेलिटी है, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन कभी पढ़ाई नहीं होती। जी आप भी देख रहे हैं जिस तरह से हम जुड़ते हैं, मीटिंगों में जुड़ते हैं, आधी बात सुनाई दे रही, आधी नहीं दे रही, कभी किसी का फोन कट हो, कभी किसी सर्वर डाउन है, तो अब हर तरह की प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या रहता है, जब बच्चा क्लास में बैठता है जी तो टीचर हर बच्चे की तरफ देखता है बिल्कुल। कि वो किस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। दूसरा, बच्चा भी बहुत सारे प्रश्न ऐसा करता है, उस समय जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछ लिया उसने, जी तो उसे बताना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है कि ये रिलेटेड क्यों नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष पढ़ाई है, ऑफलाइन पढ़ाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर उसका मुकाबला होता तो अभी तक साइंस पता नहीं क्या कर देती। ये ऑनलाइन पढ़ाई के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, और इसमें बच्चे का नुकसान ही होगा। बिल्कुल। सर, एक मुद्दा जो आजकल सबसे आम है पर सबसे ज़्यादा जटिल है, बेरोजगारी, उस पर आपका क्या कहना है? युवा जो इतने आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने पहले प्रश्न किया था, मैं उस प्रश्न से इसको लिंक कर रहा हूं। जी बेरोजगारी 2 कारणों से, मेरी समझ से, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मैं जिस पर फोकस करना चाहता हूं, एक तो पहली चीज तो यह है कि रोजगार के अवसर नहीं है। इसमें आप सरकार को दोषी मानते हैं? रोजगार के अवसर सरकार का जो व्यवस्था चला रहा है वो तो जिम्मेदार है इसके लिए। जी अचानक ऐसी क्या स्थिति हो गई कि बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ी? ये सरकार के ही आंकड़े हैं। जी क्यों ऐसा हो रहा है? एक चीज। दूसरा, अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही है, वो चीज इस सिस्टम में पढ़ाई की व्यवस्था के अंतर्गत आता है कि आप बच्चे के अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप किस तरह की जनरेट कर रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं, एक हमारा मेन स्ट्रीम का बच्चा होता है कि गणित पीसीएम का है, एक बच्चा डिफेंस का है हमारा। आप दोनों का इंटरव्यू लोगे, डिफेंस स्ट्रीम में जा रहा है बच्चा, दोनों का इंटरव्यू लोगे तो आपको लगेगा कि डिफेंस का बच्चा इंटरव्यू में ज़्यादा भारी पड़ रहा है।
ऐसा नहीं कि वो बच्चा जो मेन उसका है वो कमजोर है, लेकिन वो चूंकि वो एक लीग पे ही चलता रहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप डिफेंस के बच्चे की तुलना में कमजोर रहेगी। तो मेरा ये मतलब सिस्टम में इस तरह की चीजें आनी चाहिए कि हर बच्चे में क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हो, हर बच्चा अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सके। ये तो सिस्टम की व्यवस्था है। दूसरा, जैसा कि बताया कि जॉब का अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा है, कहीं जब वैकेंसी ही नहीं है, तो क्या करें? अच्छा, उसके लिए क्या है, हम लोगों के जो समाज में जो नजरिया है, जैसे ही बच्चा पढ़ता लिखता है, हर आदमी कहता है भैया नौकरी कहाँ कर रहे हो, या कौन सी जगह नौकरी कर रहा है। कोई नहीं कहता क्या बिजनेस कर रहे हो। भाई ये तो समाज है, हर तरह के लोग रहते हैं। हमें बच्चों को दूसरे काम के लिए भी मोटिवेट करने चाहिए कि खुद का कोई काम करो, वो भी एक अच्छा मौका है, वो भी एक समाज की सेवा है, और आपकी रोजी रोटी भी पूरी होती है। तो हम उस पर फोकस कोई करता नहीं है। समाज का पार्ट भी हमारे इसके लिए दोषी है। हम क्या चाहते हैं, राजा नहीं नौकर बनना चाहते। हर परिवार में वो ये नहीं कहेंगे ये बेटा तुम राज करो, तुम नौकर बनो। इसीलिए ऐसे लोग सत्तासीन है जो पढ़ाई में कभी कोई भी मतलब उनकी जो अहमियत जो है बहुत कमजोर थी। सर, इसमें अच्छा आप रिजर्वेशन को भी थोड़ा सा मानते हैं क्या, कि रिजर्वेशन के चलते ऐसे लोग सत्ता में हैं जो उनको नहीं होना चाहिए था? सत्ता में नहीं, एजुकेशन में ही हम देखें। नहीं, देखिए रिजर्वेशन एक सिस्टम में ऐसा सिस्टम है, इस पर कुछ ज़्यादा बोलना मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता जी। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा, रिजर्वेशन कुछ भी चलता रहे और रिजर्वेशन चले नहीं चले, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता अपनी तरफ से। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से कमजोर का एक रिजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल। उससे योग्य बच्चा जो है वो पिछड़ जाता है जी। उसको फाइनेंशियल एड नहीं मिल पाती और वो कहीं जाने की बजाय और कहीं चला जाता है। तो हमारे समाज में एक रिजर्वेशन ऐसा होना चाहिए कि जो भी कमजोर बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे जिसके भी हों, उनको आर्थिक रूप से काय के लिए नौकरी में रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, उसको पूरा मौका दिया जाए उस प्लेटफॉर्म पे आने का जहां कंपटीशन होता है जी। उसको उसके योग्य बनाया जाए जी। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, ये जो पूरे देश में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इसमें मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश चाहता है कि वो अव्वल बने, तो क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी हो रही है इस चीज में? देखिए, इस चीज पे मेरी बहुत स्पष्ट राय है। जल्दी में नहीं, सरकार सुपर टाइम उसको गेन करना चाहती है जी। यही एक पढ़ाई में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उनको कोई भी चीज को, हम जैसे नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, तो आप जब से क्या सो रहे थे, आप शिक्षा नीति ला, अभी सिलेबस तक ढंग से नहीं बने जी। उन पर चर्चा तक नहीं हुई। अभी सब ऑनलाइन जो बातें हुई हैं उस पर सिलेबस फॉर्म हुआ है जी। अब जो सिलेबस फॉर्म हुआ है कैसा है? सर, ये जो उच्च शिक्षा विभाग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हुई है, वो हुई तो है, पर वो 22 साल बाद हुई है, और स्कूल शिक्षा में भी जो नियुक्तियां हैं वो अभी तक नहीं हुई हैं। इस पर आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये बताइए, आप जब देखते हैं कि हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हों या यूपीएससी वाले हों जी, हर साल वैकेंसी निकलती है और हर साल भर्ती होती है, समय पर नियुक्ति होती है, समय पर रिटायरमेंट होता है। उस शिक्षा में या स्कूली शिक्षा में ऐसा क्यों, या मेडिकल शिक्षा में ऐसा क्यों? भाई हर साल यहाँ भी विज्ञापन जारी होने चाहिए और हर साल भर्ती होनी चाहिए। आप हमारे यहाँ कई जगह निरंतर एज बढ़ाते जा रहे हैं टीचरों की। बहुत सारे टीचर नहीं चाहते कि एज बढ़े, लेकिन बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन भर्ती पर रोक लगाए हुए हैं। जैसा आपने बताया 22 साल बाद भर्ती हुई, आप खुद ही कह रहे हैं। आप बताइए 22 साल का जो गैप होगा तो निश्चित रूप से उसमें समस्याएं आएंगी। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने भी रोस्टर का निर्माण किया और उस रोस्टर के तहत भर्ती की, मैंने ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ा कि रोस्टर की वजह से 2 बार मामला, एक बार सुप्रीम कोर्ट तक गया, एक बार अभी फिर से बच्चों को निकाला है जी। तो वो जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, वो परेशान क्यों? भाई सरकार जिम्मेदारी तय करे ना कि रोस्टर में क्यों गड़बड़ी हुई।
या हर बार नया रोस्टर बन जाता है। जी। इसका मतलब ये भी तो हो रहा है कि आप रोस्टर पहले कुछ और था फिर बना लो, तो ये भी एक गलत है। आप जिसको जिम्मेदारी दी है, अगर उससे कहीं त्रुटि हो रही है तो पहले अगर सुधार की स्थिति में तो उसे सुधारना चाहिए। नहीं सुधार की स्थिति में बच्चों को पनिश नहीं करके जिम्मेदार लोगों को पनिश करना चाहिए जिनने ये काम किया है, जिसकी वजह से परेशानी होगी। आपने इसमें एक प्रश्न नहीं पूछा, आपने ये तो पूछ दिया कि ये भर्ती हो रही है। इसके अगेंस्ट दुगने लोग भर्ती हो रहे हैं, ये आप समझ लें। पहले 90 लोग निकाले थे तो 90 वो भी वापस आ गए और 90 ये भी आ गए। ऐसे अब निकाले हैं, अब ये लोग फिर कोर्ट चले गए हैं, इनका अभी रोक लग जाएगी और ये भी रहेंगे। सिस्टम जो बना रखे, ऐसी स्कूली शिक्षा में जो है, जो बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर भर्ती कर लिए, सब आपने इंटरव्यू कर लिए, अब आप उनकी नियुक्ति रोक के बैठे हो, क्यों? आपको जरूरत नहीं थी तो विज्ञापन क्यों दिया आपने? और अगर सब ठीक तरह से हुआ, भर्ती कर नियुक्ति दीजिए। मान लीजिए न्यायालय में प्रकरण हो गया है तो न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन कंडीशनल नियुक्ति दीजिए, क्यों रोक रहे हैं आप? तो ये जो पूरा सिस्टम में जो काम करने का तरीका है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। भाई इसका मतलब आप जानबूझ के उलझाना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि इनको किसी को पनिशमेंट नहीं है। जिस तरह से मैं एक इसमें प्रश्न जोड़ता हूं, टीचर नहीं पढ़ाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी। मैं पूछता हूं कि अगर फाइनेंस की स्थिति खराब है तो क्या कभी फाइनेंस वालों को पनिशमेंट मिला? कि क्यों खराब है, आप क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी आप जब तक तय नहीं करेंगे, वो किसी चीज में सिस्टम में सबसे जरूरी चीज है पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं होगा तो आप अराजक हो जाएंगे जी। वो ही खराबी हमको आपको दिख रही है। जो शिक्षक हैं उनका मुख्य काम है पढ़ाना, पर ऐसा नहीं कि शिक्षक अधिकारी नहीं बनना चाहते हैं, उनमें भी चाहे कि वो अधिकारी बने या ऊंचे पद पर पहुंचे। तो क्या इसमें शिक्षकों की गलती नहीं है पहुंचने में? अधिकारी बनने के जो अगर उनका मुख्य काम पढ़ाना है। देखिए हमारे बहुत सारे शिक्षक जो हैं, शिक्षक से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके वो अधिकारी बन गए। वो बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी है कि आईएएस की नौकरी छोड़ के आके टीचर बने हुए। ये अपनी पसंद पे निर्भर करता है व्यक्ति की। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सच है और मैं भी इसको 100% जिम्मेदारी गवर्नमेंट की मानता हूं। इसमें हमारे बीच के बहुत सारे शिक्षक ओएसडी बने बैठे हुए जी। 20 साल से ओएसडी सर क्या है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के नाम पे जी। सब कोई उस शिक्षा में बैठा है, कोई दीगर डिपार्टमेंट में बैठा है, कोई डेपुटेशन में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई मंत्री का पीए बना है, कोई विशेष सहायक बना है। बहुत सारे टीचर, जैसे आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं कि अधिकारी बनना चाहते हैं, वो एक बैकडोर चैनल से जाना चाहते हैं। मैं सरकार से पहले पूछता हूं, मुख्य सचिव से पूछता हूं कि जब आपके रूल में है कि कोई भी अधिकारी 3 साल से ज्यादा एक पद, प्रशासनिक पद पर नहीं रह सकता, डॉक्टर और टीचर्स को छोड़ के, प्रोफेसर इनको छोड़ के, तो ये 20 साल से कैसे हैं? ये प्रश्न खड़ा होता है। इनके साथ ऐसा क्यों नहीं? क्यों कि ये जो मैंने सारी समस्याएं आपको बताई हैं अभी शिक्षा के बारे में, मेन कारण ये हमारे ही बीच के लोग बैठे हुए। क्या होता है, मेरे से रिलेटेड कोई काम जब मैं डील करूंगा तो मैं पहले अपना फायदा देखूंगा। बस वो इसी कारण से सारे सिस्टम को खराब कर दिया, सारे विभाग को उनने बिगाड़ दिया। इसी तरीके से जिनसे संबंधित काम है एज पर रूल्स, संविधानिक रूप से, कोर्ट के डायरेक्शन के रूप से आप अपनी फाइल खुद डील नहीं कर सकते, लेकिन हो रहा वो ही निर्णय ले रहे हैं। इसी वजह से सिस्टम में ऐसा हो गया है। मैं उस शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो 20 साल सीनियर टीचर हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं वो उनसे ज्यादा सुपीरियर पोजीशन में, वेतन में भी, हर चीज में, और जो उनके टीचर हैं वो नीचे हैं, क्योंकि कोई उसको फिल्टर करने वाला है ही नहीं, सुनने वाला कोई है नहीं। कहने आप जब हम शिकायत करते हैं कहने कोर्ट चली जाएगी, तो कोर्ट की स्थिति आपको मालूम है, 20 साल तक कोर्ट चलेगा जब तक रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, हमारे टीचर जो आपने बताया कि जो ओएसडी बने बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसके लिए वो 80% जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा कर रही है। वो तो कह रहे हैं हमें नियुक्ति दे दी गवर्नमेंट ने, हम क्या करें? अब वो नियुक्ति कैसे हुई है वो आप हम सब जानते हैं, लेकिन
सिस्टम में है। तो ये तो आप पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, चीफ सेक्रेटरी से पूछिए कि ऐसा क्यों, दीगर विभाग में ऐसा क्यों नहीं है। आपके यहाँ एक आईएएस क्यों नहीं रहता, कलेक्टर क्यों हटा देते हो आप 2 साल में ही? तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सर, ये जो शिक्षक संयुक्त मोर्चा जो बना है, ये किस तरह से आगे काम करेगा और इसके माध्यम से आप शिक्षकों को क्या वो देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, अभी इसकी 2 ही बैठक हुई हैं जी। बहुत जल्दी आगे बैठक होगी, और जो इसका उद्देश्य को लेकर मैं इस मेन फोकस उद्देश्य पे करूंगा कि शिक्षक का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या मेडिकल कॉलेज का टीचर हो, ये मेन चीज है। दूसरा आपका क्या था उसमें, इसको इससे आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज में ये देना चाहता हूं कि यूनिटी में ही शक्ति है, बिल्कुल, एकता में ही ताकत है। क्योंकि अभी हम बटे हुए हैं। जी। अब ये जो महासंघ बन के करीब 3.5 लाख लोग इसमें हैं, 3.5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। जी। तो एक ताकत है, सरकार को सुनना पड़ेगा। जिस तरह आजकल नंबर गेम हो गया है, हर चीज में, सत्ता में भी नंबर गेम है, तो हमको भी ऐसा लगता है जैसे कि भाई हमारे भी नंबर ज़्यादा हैं तो हमारी ताकत बढ़ेगी। हम टीचरों को ये मैसेज दूंगा इसके माध्यम से कि आप लोग अलग अलग नहीं लड़ें, इकट्ठे होकर लड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि आप एक दूसरे का पैर खींचें। जी। तो इसके लिए ये एक प्रयास है, ये तो मेरा कहना है। असफलता असफलता भविष्य के गर्त में छुपी हुई है। जो भी परिणाम होंगे आपको भी देखेंगे, हम भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। यही इसका मेन फोकस है।